हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यहाँ का लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 18, इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने ही मैंने पूरे लेक्चर्स दिए हैं आप लोग को सारे पसंद आए होंगे। और फिर अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो मैं हमारे फिर लाइव बैचेस के लिए आप फिर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फिर उनको अगर हमारे लाइव बैचेस अगर अटेंड करने हो तो फिर उनकी इंक्वायरी आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर। हमने अक्सर यहाँ पे सुना है स्टॉक मार्केट में, हमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सुना है, स्टॉक मार्केट में दो चीज सुना है हमने, एक निफ्टी इंडेक्स और एक सेंसेक्स। ठीक है, एक सुना है हमने निफ्टी और ये सेंसेक्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों अपना इंडेक्स ही है। ठीक है, ये अपना निफ्टी है। निफ्टी में क्या होता है, 50 कंपनीज का स्टॉक मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, और सेंसेक्स में 30 कंपनीज का। ओके, यहाँ पे 50 कंपनीज है, यहाँ पे 30 कंपनीज है। क्या होता है देखिए, इनकी जो बड़ी बड़ी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी निफ्टी में लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनी सेंसेक्स में लिस्टेड है। ओके, निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारी कंपनी अलग अलग जगह लिस्टेड है। ठीक है, सो अब हमको अगर हमको एक एवरेज प्राइस लेना है कि वहां से मतलब कितना कितना ग्रो कर रहा है मार्केट, तो उसके लिए क्या किया गया, 50 बड़ी बड़ी कंपनियां ली गई। ठीक है, उनका जो प्राइस के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, एक इंडेक्स बनाया गया। तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में क्या लिया गया, जैसे निफ्टी अपना 1995 में अगर स्टार्ट हुआ था तो इंडेक्स में क्या लिया गया, 1995 को बेस ईयर लेके वहां पे 1000 ले लिया गया। यहाँ पे 1995 का हमको बेस ईयर लिया और फिर क्या बोला गया, 1995 का इंडेक्स है 1000। ठीक है, तो वैसे ही अगर आज 2024 का कुछ भी मान लेते हैं इंडेक्स, अभी एक्चुअल मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना कितने टाइम्स ग्रो किया, ये अपना 20 टाइम्स बढ़ गया है। ओके, ये अपना यहाँ पे 20 टाइम्स बढ़ गया। तो सपोज यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर शेयर्स का प्राइस 1995 में अगर 1000 था, शेयर्स का प्राइस अगर इन द ईयर 1995, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स का प्राइस इन द ईयर 1995 में अगर 1000 है तो यहाँ पे शेयर्स का प्राइस यहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये 1995 है और ये 2024 है। तो अगर हमने कभी अगर एक शेयर खरीदा था 1000 का, तो अगर आज मैं उसको बेचने जाऊं तो वहां पे अप्रोक्स एक 20,000 तक का प्राइस हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये अपना इंडेक्स अपना कुछ इस तरीके से बताता है। जैसे अगर आप लोग अगर आगे जाएंगे तो आगे आप लोग को पढ़ने मिलेगा टैक्सेशन में, इंटरमीडिएट और फिर फाइनल में आपको टैक्सेशन में पढ़ने मिलेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आप वहां पे पढ़ेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या बताता है, जैसे हम वहां पे टैक्स निकालते कैपिटल गेन, आप वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हमको जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मल वर्ड में समझ लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे वहां पे वर्ड लिखा हुआ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो सपोज अगर हमने यहाँ पे लैंड सेल कर लिया, अगर हम यहाँ पे लैंड सेल करते हैं तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो लैंड सपोज मैंने यहाँ पे परचेस किया है 2002 में, मैंने यहाँ पे लैंड परचेस किया है 2001 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैंड परचेस किया है 2001 में, यहाँ पे लैंड परचेस किया है मैंने यहाँ पे 2001 में, मैंने यहाँ पे लैंड परचेस किया है। ठीक है, और उसको मैं आज सेल कर रहा हूँ 2024 में, ये लैंड को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए 2001 में मैंने परचेस किया, 2024 में मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसको सेल करूंगा तो फिर क्या होगा, टैक्स अपन नॉर्मल इसी तरीके से नहीं निकाल सकते। सपोज मैंने 2001 में इसको मैंने लैंड को परचेस किया था 1 लाख में। ठीक है, मैंने लैंड परचेस किया था 1 लाख में, आज मैं उसको सेल करूंगा, आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 20 लाख में मैं उसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है,
मैंने 1 लाख में परचेस किया तो मैंने 20 लाख में सेल कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे टैक्स निकालने के लिए जितना मेरा प्रॉफिट होगा 20 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 19 लाख पे टैक्स लगा सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे, अगर 19 लाख पे जैसे टैक्स लगाएंगे तो ये क्या लॉजिकल नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या है, लॉजिकल नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे बोला जाता है जो परचेज प्राइस है मेरा, वो तो ये जो मेरा उस समय का जो मेरा मार्केट वैल्यू था उस हिसाब से मेरा प्राइस आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 2001 में जो मेरा मार्केट वैल्यू था उस हिसाब से मेरा ये प्राइस आ रहा है। उसके बाद तो मार्केट काफी ज्यादा ग्रो कर गया है। ठीक है, अगर मैं इसको मैं 2001 में ही मैं सेल कर देता तो शायद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, इस केस में यहाँ पे ये जो परचेज प्राइस है इसको इंडेक्सेशन किया जाता है। तो जैसे 2001 है यहाँ पे बेस ईयर 100 और यहाँ पे 366 अभी का इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये इंडेक्सेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर का काम क्या है, इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे कितना कितना हमारा ग्रो किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना कितना ग्रोथ हुआ है, कितना हमारा ऊपर गया है प्राइस। ठीक है, वो चीज डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर काम आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा इंडेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए ठीक है, एक बार बुक में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइसेस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे हमने ये अभी देखा टाइम टू टाइम, पहले 2001 का लिए, फिर यहाँ पे 2024 का लिए। ठीक है, लेकिन ये खाली टाइम टू टाइम रहेगा क्या, नहीं, ये प्लेस टू प्लेस भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ खाली टाइम टू टाइम वाला ही है। ठीक है, just as arithmetic mean is used to represent a set of values, index number is used to represent a set of values over two or more different periods or localities. टू और मोर डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, 2001 का कुछ इंडेक्स है, 2002 का कुछ इंडेक्स है, 2003 का कुछ इंडेक्स है। ओके, यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारे चीज़ों का अलग अलग इंडेक्स डिफाइन किया गया है। ठीक है, द बेसिक डिवाइस यूज्ड इन ऑल मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन इज टू एवरेज द रिलेटिव चेंजेस इन आइदर क्वांटिटीज और प्राइस इन रिलेटिव्स आर मोर कंपेरेबल। ठीक है, तो क्या है, देखिए प्राइस जैसे होता है, प्राइस सबका अलग अलग होगा। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे घर का प्राइस अलग होगा, वहाँ पे लैंड का प्राइस अलग होगा, लैंड का प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मुंबई पे लैंड लेने जाएंगे तो मुंबई पे लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर आप फिर यहाँ पे किसी छोटे शहर में लैंड लेने जाएंगे जैसे हमारे यहाँ पे जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे मुंबई से अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर काफ़ी कम है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जैसे प्राइस तो अलग अलग है तो वहाँ पे हम उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिलेटिव्स बनाया जाता है। ठीक है, रिलेटिव मेजर लिया जाता है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने देखा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, हम वहाँ पे कोएफिशिएंट लेते थे, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सो हम उस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे रिलेटिव्स के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2010 का। ठीक है, और यहाँ पे 2020 का प्राइस, यहाँ पे ले लेते हैं मैंगोस। ठीक है, यहाँ पे मैंगोस केजी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाना आता है डजन में। ठीक है, ये आता है डजन में बनाना। ठीक है, फिर अपने पास आता है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मिल्क। ठीक है, मिल्क आ जाता है लीटर में। ओके, तो यहाँ पे अगर 2010 में बनाना 1 kg, कई जगह डजन में भी आता है मैंगोस। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑरेंजेस ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैंगोस भी तो डजन में आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ऑरेंजेस, ले लेते हैं 1 kg। ठीक है, तो सपोज वहाँ पे 2010 में था ये 20 रुपीज़, ये था 15 रुपीज़ और ये था लीटर 20 रुपीज़। ठीक है, 2020 में ये हो गया यहाँ पे 40, ये हो गया यहाँ पे 50 और ये हो गया यहाँ पे 50। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस बढ़ गया। अब क्या है, ये केजी में है, ये डजन में है, ये लीटर में है, तो हम इसको यूनिट वाइज तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको यहाँ पे यूनिट वाइज तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब रिलेटिव यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाएगा।
ठीक है। तो अब इसका आप कैसे निकालेंगे उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ये इंडेक्स कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव मेजर यूज किया जाता है, तब हम जाके कंपैरिजन कर सकेंगे, ठीक है, कि हमारे पास 2010 में जो ये सारी चीज़ों का जो प्राइस था और 2020 में जो प्राइस है उसको हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकें। अगर यहाँ पे जैसे फ्रूट्स ले लेते, तो अगर यहाँ पे मिल्क को हटा देते हैं और ये खाली बस फ्रूट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम उसको उस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। कुछ फ्रूट केजी में आते हैं, कुछ फ्रूट डजन में आते हैं, ओके, ठीक है। और कुछ जैसे काफ़ी महंगे महंगे फ्रूट है जिसको हम पर यूनिट भी बेचा करते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे एवोकाडो हो गया, उसको नॉर्मली पर यूनिट भी लेते हैं लोग, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा महंगा फ्रूट रहता है, ओके। सो उस हिसाब से हम वहाँ पर रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आगे एक एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ, इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा। हम यहाँ पे 2010 2020 ले चुके हैं, ठीक है। वन ऑफ विच इज द बेस टाइम पीरियड, हम वहाँ पे 2010 को बेस टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है। वहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे कि 2020 में कितना हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली आजकल ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है कि 2014 से पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था और आज क्या हो गया है, ठीक है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें अलग अलग एग्जांपल है, एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे होलसेल मार्केट में, ठीक है, होलसेलर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से जाता है होलसेलर के पास कुछ भी आइटम, ठीक है, फिर वो होलसेलर से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। तो वो जो होलसेलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो वहाँ पे जो जिस प्राइस पे जैसे सेल करते हैं, ठीक है, वो आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग आइटम सेल किए जाते हैं, तो सबका अगर हमको सब अलग अलग प्रकार के आइटम है, ठीक है, फूड आइटम्स है, क्लॉथ्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का अगर हमको एक साथ करके रिलेटिव इंडेक्स निकालना है तो वो आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि हम जो कंज्यूमर है हमको वहाँ पे किस प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, हमको वहाँ पे वो चीज़ें किस प्राइस पे मिल रही हैं, तो वो आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, ठीक है। An index time series is a list of index number for 2 or more time periods of time where each index number employs the same base year, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग ऐसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक आध ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए थ्योरी में, बाकी वैसे चांसेस नहीं है। सॉरी। अब यहाँ पे क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो जैसे अगर हमको यहाँ पे जैसे हमने ये निफ्टी और सेंसेक्स का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वहाँ से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इंडेक्स कैलकुलेट करना है, अगर हमको यहाँ पे इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमको करेक्ट यहाँ पे करेक्ट सैंपल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट सैंपल से होता है ये करेक्ट सैंपल, ठीक है। यहाँ पे हमको करेक्ट सैंपल चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इशू जो आता है वो अपने पास आता है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डेटा का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गलत सिलेक्शन कर लिए तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी गलत हो जाएगा। तो ये आता है पहला इशू आता है, सबसे पहला इशू सिलेक्शन ऑफ डाटा। सिलेक्शन ऑफ डाटा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक और दूसरा इशू क्या आता है, हमारा बेस पीरियड क्या लेंगे, ठीक है, हमारा बेस पीरियड क्या लेंगे। अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना बेस पीरियड ले रहे हैं, जैसे अगर आज हम 2024 में हैं, ठीक है, हम 2024 में हैं, अगर हम यहाँ पे 1924 का अगर हम बेस पीरियड ले लेते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1924 का अगर मैं बेस पीरियड ले लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ डाटा। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच इंडेक्स इज यूज्ड। किस चीज़ के लिए इंडेक्स यूज किया गया है। इफ इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स।
अगर हमको जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए रहता है, रोटी कपड़ा मकान, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। ओके, दो 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 वक्त की रोटी और फिर सोने के लिए जगह, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फिर कैपिटल गुड्स के फिर जगह फिर उसकी प्राइजेस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे लग्जरी आइटम्स हो जाते हैं उसको हमको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमको सिर्फ खाली कॉस्ट ऑफ लिविंग देखनी है तो फिर वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल, इट इज़ नेसेसरी, देखिए सैंपल से होता है, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है। हम वहाँ पे अगर जैसे हम वहाँ पे फ्रूट्स के अगर प्राइजेस का इंडेक्स देख रहे हैं तो वह फिर वहाँ पे हम वहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइजेस का इंडेक्स नहीं ला सकते, ठीक है। हम वहाँ पे वेजिटेबल के प्राइजेस का सैंपल नहीं ले सकते, वेजिटेबल और फ्रूट्स में फर्क होता है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग एंड इफ नीड बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैन इंश्योर दिस, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन इंश्योर दिस। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, हम वहाँ पे ग्रुप वाइज लेते थे, ठीक है। हमने वहाँ पे एक एग्जांपल देखा था, सपोज अगर मुझे वहाँ पे अलग अलग मुझे ग्रुप में कितने लिटरेट लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, वहाँ पे हम एज वाइज डिवाइड कर देते हैं 50 to 60 में, फिर यहाँ पे 40 to 50 में, फिर यहाँ पे 30 to 40 में, उस हिसाब से हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ आगे चले, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा कंपेरेबल होना चाहिए, दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय कंसिस्टेंसी इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। However, difficulties arise in the selection of commodities because the relative importance of commodities keep on changing with the advancements of society, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमको कोई भी कॉमोडिटी है तो धीरे धीरे सारी चीजें का यहाँ पे जो नीड है वो चेंज होते जाता है। एक समय में मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल ही है, ठीक है। सो उस हिसाब से हमको वहाँ पे जैसे कॉमोडिटीज़ अगर हमको सेलेक्ट करनी है तो उसका धीरे धीरे नीड चेंज होते जाता है, ठीक है। More so if the period is quite long, these changes are quite significant both in the basket of production and the uses made by the people, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सारी चीजें चेंज होते जाती है, ओके। अभी हमने देखा बेस पीरियड, तो इट शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कहाँ से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो ये चीज तो देख लिया, ठीक है। हम यहाँ पे कहाँ से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए वो बेस पीरियड को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द पीरियड शुड बी नॉर्मल, वन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी, नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स लाइक वार, फेमाइन एक्सेट्रा। इट शुड बी रिलेटिवली रिसेंट, ठीक है। आसपास का ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर का नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा 2024 में है तो 1924 का नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। देर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ द बेस, फिक्स्ड, चेन एंड द एवरेज, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ वेट्स, यहाँ पे थर्ड इशू क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स का क्या मतलब हुआ, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। अब अगर हमको यहाँ पे जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमको यहाँ पे निकालना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना कितना खर्चा होता है यहाँ पे फूड आइटम्स में, ठीक है। यहाँ पे फूड आइटम्स में हमको कितना कितना खर्चा होता है, ठीक है। यहाँ पे फूड आइटम्स वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारे जो सीरियल्स है, सीरियल्स मतलब वो दाल, राइस, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस और जो राइस, ये हमारा क्या है, डेली आइटम है, ठीक है। वीट, तो ये सारी चीज है, ये हमारा क्या है, डेली आइटम, ये सीरियल्स है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आ जाता है अदर चीज, आ गया शुगर, ठीक है, ये आ गया जैसे शुगर। तो हम यहाँ पे शुगर को और ये इसको सेम वेट नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे हम सीरियल्स को और शुगर को सेम वेट नहीं दे सकते क्योंकि कई जगह शुगर नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। बट ये तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो नेसेसरी आइटम है, तो इसका वेटेज ज़्यादा होगा और फिर इसका वेटेज कम होगा, ठीक है। हमको वहाँ पे इंडेक्स निकालने के लिए हमको वहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा लेना पड़ेगा और इसका वेटेज कम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कई जगह तो शुगर यूज भी नहीं होता, कई लोग शुगर लेते भी नहीं है, ठीक है। सो शुगर उतना नेसेसरी आइटम नहीं है जितना नेसेसरी आइटम ये है, ओके, ठीक है।
सो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द कंपोजिट इंडेक्स शुड हैव अ रीजनेबल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स। सबका रीजनेबल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुगर को एकदम से ही पूरा इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। That is, due consideration should be given to the relative importance of each variable which relates to the purpose. For example, in computation of cost of living index, sugar cannot be given the same importance as the cereals. ये वही example है, ठीक है। Use of averages. यहाँ पे use of averages. Since we have to arrive at a single index number summarizing a large amount of information, it is easy to realize that average plays an important role, ठीक है। यहाँ पे जैसे चौथा पॉइंट है, ठीक है, यूज ऑफ एवरेजेस। अब हमको जैसे यहाँ पे इंडेक्स निकालना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इंडेक्स निकालना है तो हमको यहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे सारी चीजों का यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये अपन 2010 का ले लिए तो यहाँ पे हमको इसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको इसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एवरेज किस तरीके से निकाले, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेजर इज ज्योमेट्रिक मीन। जो यहाँ पे जो एवरेज निकालना है सबसे बेस्ट मेजर है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं, ठीक है, उनको मेहनत नहीं करना है, तो अरिथमेटिक मीन इज द मोस्टली यूज्ड। अरिथमेटिक मीन इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अरिथमेटिक मीन इज मोस्टली यूज्ड। और बहुत लोग को मैथ्स नहीं भी आता है, इसलिए सोचते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ना ही निकाले तो अच्छा है, ठीक है। ओके, अरिथमेटिक मीन काफ़ी इजी निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव्स, but for most of the indices arithmetic mean is used because of its simplicity, ठीक है, आसान पड़ता है। choice of variable, index number are constructed with regard to price or quantity or any other measure. We have to decide about the unit. For example, it is necessary to decide whether to have a wholesale or the retail prices, ठीक है। यहाँ पे हमको पहले वेरिएबल चॉइस करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम करेक्ट वेरिएबल हमको चॉइस करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे होलसेल लेना है तो होलसेल वाले प्राइजेस लेने पड़ेंगे, अगर रिटेल वाला इंडेक्स लेना है तो वहाँ पे रिटेल वाले प्राइस लेने पड़ेंगे, ओके। द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द पर्पस। फर्दर इट इज नेसेसरी टू डिसाइड अबाउट द पीरियड टू विच सच प्राइजेस विल बी रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बेस प्राइस वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देयर मे बी एन एवरेज ऑफ प्राइस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड और द एंड ऑफ द पीरियड। द फॉर्मर इज नॉर्मली प्रिफर्ड, ठीक है। या तो हम एवरेज प्राइस ले ले एक सर्टेन टाइम पीरियड का, या तो फिर एंड ऑफ पीरियड का प्राइस ले ले, ठीक है। लेकिन एवरेज ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है। और फिर उसके बाद है एक सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस ऑफ वेरिएबल और फिर है सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग फार्मूला दिए हुए हैं, तो हमको फिर कौन सा फार्मूला से हमको कैलकुलेट करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये सारे इश्यूज है। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग फार्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। उसको हम आगे जैसे जैसे जाएंगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बेसिक हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर जैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आ गया हमारे पास प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास प्राइस इंडेक्स, तो जिस पीरियड को हम यहाँ पे बेस ईयर ले रहे हैं, सपोज यहाँ 2010 यहाँ 2015 है और यहाँ पे 2020 है, ठीक है। तो हम इसका प्राइस ले लेंगे, ये जीरो पीरियड है तो ये P0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ठीक है। और अगर उस तरीके से अगर हम आगे आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे ये Pn तक जा सकता है, ठीक है। ओके, ये Pn तक जा सकता है जहाँ तक हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं सारों का अगर मैं सम कर दूं तो ये आ जाएगा समेशन P, ठीक है। यहाँ पे ये समेशन P, यहाँ पे N, ठीक है। यहाँ पे ये 0 से लेके N तक जाता है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखा हुआ है, ओके।
अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से फैक्टर लिखा होगा, पी एन लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, जे क्या है कॉमोडिटी है। ओके, यहाँ पे पी एन यहाँ पे जे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे समीशन पी एन इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे के लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग प्रकार के वहाँ कॉमोडिटी होते हैं। जैसे हमने देखा ऑरेंजेस देखा, फिर वहाँ पे बनानास देखा, तो वो कॉमोडिटी अलग अलग प्रकार की है। तो अगर जैसे मुझे वहाँ पे बनानास का लेना है तो वहाँ पे मैं बनाना के प्राइस लूँगा। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे ऑरेंजेस के लेना है तो मैं ऑरेंजेस के प्राइस लूँगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे एक कॉमोडिटी यहाँ पे जे लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं रिलेटिव्स। One of the simplest example of index method is price relative, which is the ratio of price of single commodity in a given period to a price in another period called the base period। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अब रिलेटिव अब हमको निकालना है। ठीक है, हमको जैसे प्राइस रिलेटिव निकालना है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे रिलेटिव्स है, लेकिन ये रिलेटिव भी अपने पास 2 से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक अपने पास है लिंक रिलेटिव, ठीक है, एक अपने पास है चेन रिलेटिव। और अब लिंक और चेन में भी अपने पास 3 टाइप के, यहाँ पे प्राइस, ठीक है, फिर है क्वांटिटी और एक है वैल्यू। ठीक है, चेन में भी वही प्राइस, फिर यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाता है वैल्यू। ओके, तो जैसे प्राइस में अगर लिंक रिलेटिव क्या बोलता है, लिंक रिलेटिव बोलता है कि हम ज़्यादा पीछे तक नहीं जाएंगे, हम खाली बस अपने से जो भी प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है, उन्हीं को ही लेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक रिलेटिव ले लेते हैं, ठीक है, उसी से ही कंपैरिजन करेंगे। सपोज यहाँ पे जैसे हम ले रहे 2010 का प्राइस, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का 2010 का प्राइस 2000, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 2012, फिर यहाँ पे 2013। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं प्राइस, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 20, यहाँ पे था 30, यहाँ पे है 40। ओके, इस तरीके से। तो लिंक रिलेटिव क्या बोलता है कि हमको जो कंपैरिजन करना है प्राइस का, तो क्या करेंगे, P0 यहाँ पे, सॉरी, ये P1 अपॉन बेस पीरियड क्या लेंगे, ये वाला P0। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे सेकंड वाला रिलेटिव लेना है, तो सेकंड वाला रिलेटिव के लिए मैं यहाँ पे P2 अपॉन ये P1 लूंगा। ठीक है, मेरा क्या है, बेस पीरियड हमेशा जो प्रीवियस वाला है वो मैं बेस पीरियड लेते जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये P3 अपॉन यहाँ पे P2, ये अपना लिंक रिलेटिव है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे यहाँ पे लिंक रिलेटिव के केस में आ जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये लिंक रिलेटिव के केस में आ जाते हैं। लेकिन फिर आता है, फिर एक कोई एक्सपर्ट आया, उसने बोला कि नहीं, इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे हर समय हमारा चेंजेस होते जाएगा, हम यहाँ पे सही से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ये बेस पीरियड ले लिया 2010, 2011, यहाँ पे 12 और यहाँ पे ले लिया हमने 13। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है यहाँ पे 10, 20, 30 और यहाँ पे 40। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हम सिर्फ एक यहाँ पे बेस पीरियड लेंगे, जैसे ये फर्स्ट वाला, इसी को हम बेस पीरियड लेंगे और इसी से हम यहाँ पे 2010 भी कंपेयर करेंगे, 2011 भी कंपेयर करेंगे और यहाँ से ही हम 2012 भी कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे सब चीज़ों को एक ही बेस पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे P1 अपॉन P0 और यहाँ पे P2 अपॉन P0 और यहाँ पे P3 अपॉन P0। ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एक ही बेस प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे आ गया ये अपना चेन रिलेटिव मेथड। ओके, तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे प्राइस का देख लिया, तो सेम तरीके से आ जाएगा क्वांटिटी का भी आ जाएगा Q1 अपॉन Q0। ठीक है, फिर यहाँ पे Q2 अपॉन Q1। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू का क्या आएगा, वैल्यू होता है अपना प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस होता है जैसे पर यूनिट आ गया, तो वैल्यू अपना हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये जैसे वैल्यू वाला रिलेटिव ले लेंगे अगर, तो ये अपना आ जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जैसे ये P1 इंटू Q1 अपॉन यहाँ पे P0 Q0, इस तरीके से।
तो ये अपना आ गया वैल्यू, ये आ गया V1 अपॉन ये V0। तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे V1 अपॉन V0 और यहाँ पे फिर V2 अपॉन V1 अगर ये लिंक में है तो, ठीक है, ये वाला केसेस लिंक में है तो। और अगर उसी तरीके से अगर वहाँ पे ये अगर हमारा चेन रिलेटिव में है तो यहाँ पे हम सेम बेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे चेन, अगर हमारे ये चेन रिलेटिव में है तो हम यहाँ पे सेम बेस ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा V2 अपॉन V0 और यहाँ पे आ जाएगा V1 अपॉन V0। ओके, ठीक है, वैल्यू वाले में इस तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये है हमारा यहाँ पे रिलेटिव्स का कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ पे आगे काम आएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस रिलेटिव, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इसको हमको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। देयर कैन बी अदर रिलेटिव सच एज क्वांटिटीज, वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो क्वांटिटी है तो सेम तरीके से पी के जगह में क्यू लिख देंगे। ओके, ठीक है। When successive prices or quantities are taken, the relatives are called link relative। हमने link relative देख लिया, देखिए P1 P0, P2 P1, P3 P2, ठीक है। When the above relatives are in respect to a fixed base periods, fixed base period, जब fixed base period रहता है तो इसको बोला जाता है chain relative। जैसे हमने यहाँ पे P0 ले लिया, वहाँ पे हमने 2010 को ले लिया था, ठीक है। तो अगर जैसे fixed base रहता है तो यहाँ पे chain relative आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेथड्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पे निकालने हैं, जो जिस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड्स, तो यहाँ पे मेथड्स आ गया, ये है अपना सिंपल और एक आता है वेटेड, ठीक है। सिंपल वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वेटेड वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे भी हमारा दो है, एक शायद एग्रीगेटेड है और एक है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं क्या है। एक है एग्रीगेटिव और एक है रिलेटिव, ठीक है। एक है ये है एग्रीगेटिव और एक है रिलेटिव। यहाँ पे भी एग्रीगेटिव और यहाँ पे भी रिलेटिव, ठीक है। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में ही हमारे पास 4 इंडेक्स है। लास्ट पेयर्स है, दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, एक होता है, एक सेकंड देख लेंगे, कुछ यहाँ पे नाम है जो याद नहीं आ रहा है। एक है यहाँ पे फिशर, एक है यहाँ पे फिशर और एक है यहाँ पे मार्शल एजवर्थ, ठीक है। एक है मार्शल एजवर्थ और दूसरा क्या था, दूसरा याद नहीं आ रहा, देख लेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो अब यहाँ पे जैसे सिंपल मेथड में क्या होता है, सिंपल मेथड में जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं सिंपल वाला, ठीक है। तो सिंपल वाले में एग्रीगेटिव, सिंपल वाले में एग्रीगेटिव, यहाँ पे एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पे लिया था एग्जांपल 2010, 2015 और ये 2020, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया था ऑरेंजेस, ठीक है। यहाँ पे ले लिया बनाना, यहाँ पे ले लिया मिल्क, ठीक है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ये 3 चीज़ें लेनी है। अब हमने यहाँ पे प्राइस दिया था कुछ भी, तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्राइस दे देते हैं। सपोज यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40, ठीक है। यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 50, ठीक है। यहाँ पे है ये 20, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे हो गया सपोज ये 50, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दिए, तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 20 + 20 40 प्लस ये 50 55, ठीक है। और यहाँ पे 40 + 30 + 30 ये आ गया 100 और यहाँ पे ये आ गया 140, ठीक है। अब हम यहाँ से सीधा हमारा यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे। हम यहाँ पे सीधा हमारा यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिर क्या कर दिया जाएगा, फिर हम इसको बेस पीरियड ले लेंगे।
हम इसको ले लेंगे, ये वाला जो है हमारा ये आ जाएगा, इसको हम ले लेंगे बेस पीरियड, ठीक है। ये हम ले लेंगे बेस पीरियड और हम फिर यहाँ से इंडेक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे फिर हम इसको बेस पीरियड लिए तो यहाँ पे 2010 वाला क्या आ जाएगा, 2015 वाला क्या आ जाएगा और 2020 वाला क्या आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे ही हमने इसको यहाँ पे बेस पीरियड लिया तो ये आ जाएगा 55। तो यहाँ पे ये अपना इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये जैसे इंडेक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और फिर इस केस में यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये 100/55 इंटू 100, यहाँ पे 100/55 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 100/55 ये आ गया 181.18 और यहाँ पे ये आ गया 140, ठीक है। 140/55 इंटू 100, ये अपन चेन इंडेक्स मेथड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चेन रिलेटिव ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो 140/55 इंटू परसेंटेज, सो यहाँ पे आ गया 254.54, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे ये अपना इंडेक्स आ गया है। हम यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेथड में ये जो सिंपल मेथड है यहाँ पे जिसने ही बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा आलसी व्यक्ति था, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आलसी व्यक्ति था, उसने यहाँ पे किसी चीज़ को उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया ही नहीं। उसने यहाँ पे देखा ही नहीं कि ऑरेंजेस हमारा केजी में आ रहा है, बनानास हमारा डजन में आ रहा है, मिल्क हमारा लीटर में आ रहा है। उसने क्या बोला, जैसा है जोड़ो और यहाँ पे कहानी ख़त्म करो, ठीक है। इंडेक्स निकालो और ख़त्म करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे फॉल्ट क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटीज को यूनिट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो अब फिर कुछ लोग आ जाते हैं, फिर उनको वो लोग ने बोला कि हमें पसंद नहीं है। तो ये जिसने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बनाया था उसने बोल दिया कि ठीक है अपने हिसाब से देख लो। तो अब वो लोग आ गए, अब वो लोग थोड़े कम आलसी थे, तो उन्होंने बना दिया सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। उन्होंने बना दिया सिंपल रिलेटिव मेथड। अब यहाँ पे सिंपल रिलेटिव मेथड में क्या किया, ये हमने लिया 2010, 2015 और यहाँ पे 2020, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा एग्जाम्पल था बनाना, ऑरेंजेस, मिल्क, ठीक है। हमारा यहाँ पे 3 यहाँ पे एग्जाम्पल था। 2010 का प्राइस ले लेते हैं, जो भी था, जो भी ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 20, 15, 20, यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे 40, यहाँ पे ले लेते हैं 50, यहाँ पे ले लेते हैं 45 और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे 60, ठीक है। तो सिंपल रिलेटिव मेथड वाले ने क्या किया, वो उन्होंने क्या बोला कि हम सबको पहले एक रिलेटिव मेथड में बना देंगे। हम यहाँ पे सबको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बनाना, फिर यहाँ पे ले लिया ऑरेंजेस, फिर यहाँ पे ले लिया मिल्क, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे उन्होंने क्या किया, सिंपल रिलेटिव मेथड वालों ने, उन्होंने बोला कि हम इसको यूनिट फ्री कर देंगे। हम इसको यूनिट फ्री करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ पे ये बेस ईयर ले लिया और इसको यहाँ पे बेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया, ये 20/20 इंटू 100 कर दिया। सो यहाँ पे आ गया ये 100, ठीक है। ये भी आ गया 15/15 इंटू 100, तो इसको भी 100 ले लिया और यहाँ पे इसको भी 100 ले लिया बेस ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इससे यहाँ पे कंपैरिजन करके यहाँ पे भी इंडेक्स यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा, 30/20 इंटू 100, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 150, यहाँ पे हमने इंडेक्स निकाला, यहाँ पे आ जाएगा 30/50 इंटू 100, तो यहाँ पे आ गया 200, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया 200। अब यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 50/20 इंटू 100, ये आ गया 250,
ठीक है, यहाँ पे आ गया 45/50 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 300, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 50 अपॉन यहाँ पे 50/20 इंटू 100, यहाँ पे आ गया 250, ठीक है। क्या किया, आप सारे इंडेक्स को प्लस कर दिया, इसको इसको और इसको। सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 300, यहाँ पे आ गया 224 और यहाँ पे 1 550, ठीक है, यहाँ पे आ गया 250 250 500 और यहाँ पे 300, यहाँ पे आ गया 800, ठीक है। लेकिन यहाँ से काम खत्म नहीं होता है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 2 और ये 3 था, तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फिर ये हम यहाँ पे ले रहे हैं डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे आ गया ये 100 और यहाँ पे ये 550 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 183.33, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दिया हमने 800 डिवाइड बाय 3, 800 डिवाइड बाय 3, सो यहाँ पे आ गया 266.67, ठीक है। सो यहाँ पे फिर इन्होंने इस तरीके से फिर यहाँ पे अब ये इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे ये इंडेक्स निकाल लिया, ओके। सो यहाँ पे क्या आ गया, ये अपना आ गया सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। यहाँ पे एक बार बुक में देख लेते हैं, देखिए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में समेशन Pn अपॉन समेशन P0, तो ये यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइजेस इन द करेंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द कमोडिटी प्राइजेस इन द बेस ईयर। यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा Pn और यहाँ पे P0 डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ये यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। सबका यहाँ पे सम किया और यहाँ पे फिर यहाँ पे इंडेक्स निकाल लिया गया, ठीक है। यहाँ पे सबका यहाँ पे सम किया और यहाँ पे हमने इंडेक्स निकाल लिया था, जैसे यहाँ पे हमने किया, देखिए सबका यहाँ पे सम किया फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडेक्स निकाल लिया। सो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से किया, ठीक है, सबका सम किया और यहाँ पे इंडेक्स निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे अबाव मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, आसान तो है बट बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। फर्स्ट कमोडिटी एक्सर्ट्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन द अदर टू बिकॉज द प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिंपल कर दें तो जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे महंगी चीज़ें होंगी उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे फिर यूनिट्स का बात है, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज हायर देन द अदर टू, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स का बात है, फर्दर इफ यूनिट्स आर चेंज देन द इंडेक्स नंबर विल आल्सो चेंज। अगर जैसे यूनिट जैसे चेंज करते जा रहे हैं तो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे वहाँ पे हमने केजी में लिया था, ठीक है, ऑरेंजेस केजी में लिया था, अगर वहाँ पे ऑरेंजेस अगर ग्राम्स में आ जाता तो वहाँ पे हमारा प्राइस चेंज हो जाता, ठीक है। वहाँ पे हमारा ऑरेंजेस अगर ग्राम्स में आ जाता तो वहाँ पे हमारा प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये मेथड काम नहीं आता। अब आते ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, तो यहाँ पे वो जो ड्रॉबैक को सुधारने के लिए यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकाला गया, ठीक है, जो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स वाला, जो रिलेटिव्स इंडेक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने देखिए यहाँ पे उन्होंने इंडेक्स ले लिया है और यहाँ पे इंडेक्स को सम करके फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 3 कमोडिटीज थी तो यहाँ पे उन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो उस बेस पे यहाँ पे अपना इंडेक्स आ गया, ठीक है, ओके। यही चीज हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं द इंडेक्स नंबर इज द एवरेज ऑफ ऑल सच रिलेटिव्स। वन बिग एडवांटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज दे आर प्योर नंबर्स। ये प्योर नंबर्स है, यहाँ पे यूनिट का काम ही नहीं है। सबसे पहले हमने वहाँ पे यूनिट ही हटाया, ठीक है, ओके। वहाँ पे यूनिट कैसे हटेगा, अगर जैसे दो चीज केजी में, अगर मैं केजी अपॉन केजी डिवाइड कर दूं तो वो केजी केजी कट हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से अपना यूनिट हट जाता है, ठीक है। दिस मेथड दैट मीट्स द क्राइटेरियन ऑफ यूनिट टेस्ट, ये बाद में अपन देखेंगे जो यूनिट टेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद भी अब जैसे ये हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने ये कर लिया, ये हमने रिलेटिव निकाल लिया, काफ़ी लोग ने, कुछ लोग खुश हो गए, लेकिन वहाँ पे एक्सपर्ट्स आ गए। फिर अब यहाँ पे आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं उन्होंने क्या बोला कि इससे भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे
एक्सपर्ट्स आ गए, उन्होंने बोला इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें अब ये वाले में क्या फॉल्ट है, ये वाले में क्या फॉल्ट है कि सबको हम यहाँ पे सेम वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, सबको हम यहाँ पे सेम वेटेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे एग्जाम्पल पे मिल्क ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिल्क ज़्यादा ज़रूरी है, मिल्क ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो वो ज़्यादा नेसेसरी आइटम है। ठीक है, तो उसको उसका ज़्यादा वेटेज होना चाहिए। ठीक है, ऑरेंजेस और बनाना का थोड़ा कम वेटेज होना चाहिए, यहाँ पे मिल्क का ज़्यादा वेटेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सिंपल ये जो हमने सिंपल रिलेटिव मेथड देखा उसमें क्या है, सबको बराबर बराबर वेटेज ले लिया गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अब यहाँ पे दूर करने के लिए यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अलग अलग मेथड निकाले। तो पहला आता है, पहला नाम क्या था हमारा, लास्पेस ऐसा कुछ नाम था। ओके, देख लेते हैं, लास्पेयर्स। ओके, हमारा पहला नाम है लास्पेयर्स इंडेक्स। ठीक है, पहला है हमारे पास लास्पेयर्स इंडेक्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, हम यहाँ पे क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हम यहाँ पे क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लास्पेयर्स इंडेक्स में इन्होंने बोल दिया हम यहाँ पे क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। तो सपोज यहाँ पे 2010 का ले लेते हैं, एक यहाँ पे 2020 का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं बनाना, यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे ऑरेंजेस। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ऑरेंजेस ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेप्स। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा फल ले लेते हैं, ग्रेप्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे होगा क्वांटिटी। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्राइस, फिर से यहाँ पे क्वांटिटी। अब यहाँ पे ऑरेंजेस अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ केजी है। ठीक है, 2 केजी। ठीक है, 10 रुपीज़ पर केजी, और यहाँ पे 2 केजी, ये है 20 रुपीज़, और यहाँ पे ये है अपना ले लेंगे 1 केजी। ठीक है, यहाँ पे फिर क्वांटिटी अपना चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये 3 और यहाँ पे अपना प्राइस हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, यहाँ पे होगा क्वांटिटी 2, यहाँ पे अपना प्राइस हो गया इसका 30। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑरेंजेस और ग्रेप्स का प्राइस चेंज हो गया। तो लास्पेयर्स इंडेक्स में क्या बोलते हैं, ये इन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्वांटिटी सेम लेंगे लेकिन प्राइस दूसरा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी ही लेंगे। लास्पेयर्स इंडेक्स ने क्या बोला, हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी ही लेंगे। तो ये क्या आ जाता है, समेशन Pn इंटू Q0 अपॉन यहाँ पे समेशन P1 समेशन P0 Q0। ठीक है, लास्पेयर्स इंडेक्स में क्या बोला गया, इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे बेस ईयर की ही क्वांटिटी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे प्राइस लेंगे जो अभी का ईयर है। ठीक है, ओके, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है, जो क्वांटिटी है, हम यहाँ पे बेस ईयर्स का ही लेंगे। ठीक है, लास्पेयर ने ये बोला। अब यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति आते हैं, दूसरे महानुभाव आए, पाश्चे। ठीक है, अब इनका ओपिनियन अलग, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, हम यहाँ पे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे पीछे नहीं जाना है, हमको यहाँ पे आगे ही देखना है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे जो अभी की जो क्वांटिटी है, ठीक है, हम वहाँ पे उससे कंपैरिजन करेंगे। हम यहाँ पे पीछे क्यों जाए, पीछे कितनी भी क्वांटिटी क्या थी, हम वहाँ पे पीछे क्यों जाए, हम वहाँ पे अभी की क्वांटिटी से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं तीसरे व्यक्ति। अब यहाँ पे आया तीसरे व्यक्ति, मार्शल एजवर्थ। ठीक है, क्या हो गया, पाश्चे और ये क्या है, लेस्परी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में वहां पे झगड़ा हो गया कि बोलेंगे कि ये क्वांटिटी लो और ये क्वांटिटी लो। तो आ गए फिर यहाँ पे मार्शल ने क्या बोला, चलो दोनों का बात रख लेते हैं, हम यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मार्शल ने बोला कि हम यहाँ पे दोनों की बात रख लेते हैं, हम यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, दोनों की क्वांटिटी को ऐड करके इस तरीके से बोले कि हम अब इस तरीके से निकालेंगे कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है।
ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन उसके बाद और एक एक्सपर्ट आते हैं, फिशर्स इंडेक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली, जिन्होंने इंडेक्स नंबर पढ़ा था, अभी उन्होंने इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़े थे, तो उनको पता है कि द बेस्ट वे कौन सा है निकालने का। द बेस्ट वे निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, द बेस्ट वे है जो कैलकुलेट करने का तरीका है ज्योमेट्रिक मीन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास्चे और लेस्परे के इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। तो यहाँ पे समेशन पी एन क्यू जीरो अपॉन यहाँ पे समेशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय समेशन यहाँ पे पी एन क्यू एन अपॉन यहाँ पे समेशन पी जीरो क्यू एन। ठीक है, उन्होंने बोला हम सीधा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिशर्स इंडेक्स है, उन्होंने कर दिया ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये फिशर्स इंडेक्स ही हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यही सपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिशर्स इंडेक्स। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Under this method, we weigh the price of each commodity by a suitable factor, often taken as the quantity or value weight sold during the base year. ठीक है, यहाँ पे उसको वेट किया जाता है उस बेस पे। ठीक है, द चॉइस ऑफ वन और द अदर विल डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस वी वांट टू गिव फॉर द पीरियड बिसाइड द क्वांटिटी यूज। ठीक है, हम इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग देखिए, यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट पेयर्स इंडेक्स। लास्ट पेयर्स इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला समेशन पी एन क्यू जीरो अपन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 पास्चेस इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स में देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है क्यू जीरो प्लस क्यू एन, और यहाँ पे क्यू जीरो प्लस क्यू एन इंटू 100, और यहाँ पे फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स में ज्योमेट्रिक मीन कर दिया है लास्ट पेयर्स और पास्चेस का। ठीक है, ओके, यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे चारों फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, चारों फॉर्मूलेज के हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंपल एवरेज जो रिलेटिव मेथड का था, वहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, वहाँ पे भी क्वांटिटी का इशू आ जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी अपना क्वांटिटी का इशू आ जा रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज होंगी, उसके इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर अपने को एडवांटेज खत्म करना है तो वहाँ पे हमको लेना पड़ेगा रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो अब इस केस में हम यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव मेथड लेंगे, सॉरी रिलेटिव मेथड ऑफ, यहाँ पे रिलेटिव मेथड लिया जाएगा, हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं। जनरली वेटेड अरिथमेटिक मीन इज यूज, ऑल्दो द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैन ऑल्सो बी यूज। यहाँ पे वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज किया जाता है, काफी इजी है करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे बेस निकाल ले रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे सिंपल रिलेटिव मेथड में देखा, तो हम वहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। पे वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड, वो चारों को स्टार किया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इस पे क्या किया गया, हमने जैसा किया था पहले, वहाँ पे प्राइस का हमने वहाँ पे वो निकाल लिया। ठीक है, हमने वहाँ पे प्राइस को हमने बेस पे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करके, अब इनको क्या सबको ज़्यादा पसंद आया, लास्ट पेयर्स इंडेक्स वाला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फिर ये लास्ट पेयर्स इंडेक्स वाला मेथड यूज़ कर लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, लास्ट पेयर्स वाला ही ठीक है, वो जो बेस से जो यहाँ पे हमारा बेस क्वांटिटी से ही कंपैरिजन कर रहा है वो ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने फिर बाकी सारी चीज़ें फिर यहाँ पे वो वाली ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो समेशन है, ये समेशन ये पूरे का होगा। ठीक है, ये समेशन ये पूरे का होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि खाली बस इतने का समेशन होके फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये समेशन ये पूरे का होगा। ठीक है,
तो जैसे हमने यहाँ पे अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, हम यहाँ पे 2010, यहाँ पे 2020, ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे फिर से जगह छोड़ देते हैं, वहाँ पे काम आएगा आगे सॉल्व करने के लिए। प्राइस और यहाँ पे भी आ गया क्वांटिटी, ठीक है। ले लिया ऑरेंजेस, एप्पल ले लेते हैं, एप्पल अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20, ये आ गया 1, ये आ गया 40, और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे ये ले लिए हमने ऑरेंजेस, हो गया अपना 40, और यहाँ पे आ गया 2 kg, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास, सपोज ये मान लेते हैं 80 ले लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे ये 2 का 2 kg, ठीक है। सो अब क्या करेंगे अपन, Pn अपॉन P0, यहाँ पे कर देंगे Pn अपॉन P0, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास Pn अपॉन P0 आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया Pn अपॉन P0 2। अब यहाँ पे P0 Q0, ठीक है, यहाँ पे P0 Q0, यहाँ पे P0 Q0, और यहाँ पे Pn Q0, ठीक है। यहाँ पे ये कर लिया, इस तरफ ले लेते हैं इसको, हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन Pn, यहाँ पे अपन P0 Q0 लेंगे, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे ले लेंगे अपन Pn Q0, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया तो फिर ये P0 Q, सॉरी, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया तो ये P0 Q0 क्या आ रहा है, 20 × 1, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 80, ओके। फिर यहाँ पे Pn Q0, तो यहाँ पे 40 × 1, यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे ये आ गया 80 × 2 160, ठीक है, ये आ गया 80 × 2 160। P0 Q0 का काम है अपने पास, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 80 + 20 आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, Pn अपॉन P0 इंटू ये, ठीक है। सो यहाँ पे Pn अपॉन P0 क्या आ गया, 20 इंटू ये 40, तो यहाँ पे आ जाएगा Pn अपॉन P0 इंटू ये Pn Q0, Pn Q0, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ गया 2 × 40, यहाँ पे हो गया 80, और यहाँ पे 2 × 80 हो गया, ये आ गया 160, ठीक है। इसका सम हो जाएगा 240। सो अब अपने को अगर यहाँ पे इंडेक्स निकालना है, अब अगर अपने को यहाँ पे इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे 240 अपॉन यहाँ पे 100 इंटू ये 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना इंडेक्स आ गया 240, ओके। यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ गया है 240। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे सिंपल, सॉरी, ये अपना वेटेड रिलेटिव मेथड आ गया, ठीक है, जहाँ पे हमने क्वांटिटी का वेट्स ले लिया है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सही एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे बेस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ खाली एक ही ले लिया गया Q0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, Pn अपॉन P0, यहाँ पे अपने को 99 का अलग निकालना था और 2000 का अलग निकालना था, ठीक है। यहाँ पे अपने को 99 का अलग निकालना था और यहाँ पे 2000 का अलग निकालना था, तो उस हिसाब से यहाँ पे निकाल लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलेटिव ले लिया गया है, यहाँ पे ये रिलेटिव्स ले लिया गया है, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव, ओके। यहाँ पे ये प्राइस रिलेटिव ले लिया गया और उस हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आगे आ गया है अपना चेन इंडेक्स नंबर। अब ये चेन इंडेक्स नंबर रिलेटेड है लिंक रिलेटिव से, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है चेन इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये अपना रिलेटेड है लिंक रिलेटिव से, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है चेन इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे चेन इंडेक्स नंबर देखते हैं, चेन इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे फिर अपन ले लेते हैं ईयर, यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ईयर ले लेते हैं अपन
2016, 2017, 2018, 2019। सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे प्राइस है अपने पास 10 है, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 35 और यहाँ पे आ जा रहा है अपने पास 50। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये अपना प्राइस आ जा रहा है। अब हम यहाँ से लिंक रिलेटिव निकाल सकते हैं। तो लिंक रिलेटिव निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ये 100, ठीक है। क्या आ जाएगा 20/10, 20/10 इंटू 100। तो यहाँ पे 20/10 इंटू 100 आ जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ पे 35/20 इंटू 100, तो 35/20 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 175, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 35/20 इंटू 100, ठीक है। ओके, तो और यहाँ पे आ जाएगा 50/35 इंटू 100। तो यहाँ पे अपना ये क्या कैलकुलेशन आया 50/35, ठीक है, ये आ गया 142.86। अब हमको यहाँ पे चेन इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पे आप चेन इंडेक्स का चेन से मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। एक के बाद एक उसके आगे आगे जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला में निकालना है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 100/100 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 100। ओके, अब ये दूसरा वाला क्या हो गया, ये दूसरा वाला है 200, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 200 इंटू ये वाला 100 कर दूंगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 100। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 200, ठीक है। इस सेकेंड वाले में भी कंफ्यूजन हो सकता है। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, अपना ये लिंक रिलेटिव है 175, ठीक है। डिवाइड बाय 100 तो करेंगे ही, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा ये 200, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चेन इंडेक्स जो प्रीवियस वाला था, ठीक है। सो यहाँ पे 175 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा चेन इंडेक्स आ गया 350, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले में 142.86 अपॉन यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय ये 350, ठीक है। सो यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो 142.86 डिवाइड बाय 100 इंटू 350। सो यहाँ पे आ जाएगा 500 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना आ गया 500, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये चेन इंडेक्स कहीं ना कहीं ये अपना ये जो बेस रिलेटिव आ रहा है, देखिए ये अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको मैं बेस ईयर से कंपैरिजन करता, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं बेस ईयर से कंपैरिजन करता तो यहाँ पे मेरा 500 आता, ये वही चीज आ गया मेरा चेन इंडेक्स, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चेन रिलेटिव ही आ गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेन रिलेटिव निकालते तो हमारे यहाँ पे यही चीज आ जाता जो कि हमारे यहाँ पे चेन इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चेन इंडेक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको खाली कंफ्यूज करके एक अलग से हमारे को फॉर्मूला बना के हमको पढ़ने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा। सो फार वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फिक्स्ड बेस। यहाँ पे फिक्स्ड बेस पे कॉन्सेंट्रेट किया, बस इट डज नॉट सूट व्हेन कंडीशन चेंज क्वाइट फास्ट। जब काफ़ी ज़्यादा जब तेज़ी से कंडीशन जैसे चेंज होती है, जैसे कोविड आया, फिर कोविड के बाद से एकदम से नॉर्मल हो गया, तो ये क्या काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस चेंज हो गई, ठीक है। तो इस चक्कर में हम यहाँ पे चेन इंडेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ हाउएवर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दिस रिलेटिव टू अ कॉमन बेस, द रिजल्ट में बी चेन्ड, देखिए। लेकिन अगर हमको इसको एक कॉमन बेस में करना है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। Thus, under this method of relatives of each year are first related to preceding year called the link relatives, then they are chained together by successive multiplication। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। वैसे हमको अगर यहाँ पे पता तो चल गया कैसे करेंगे, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेन इंडेक्स निकालने का तरीका लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, ठीक है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100, ठीक है। यही है फॉर्मूला। देखिए उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे 60/50 इंटू 100 ये लिंक रिलेटिव आ गया, फिर ये लिंक रिलेटिव अपॉन 100 इंटू 100 ये आ गया चेन इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट में 62/60 इंटू 100 103.3 और यहाँ पर 103.3 अपॉन 100 इंटू 120 आ गया 124, ओके। सो अपना यहाँ पे इस तरीके से आ गया है चेन इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड बेस के साथ जो हम वहाँ पे
वैल्यू निकाल सकते थे वही ये वैल्यू आ गया है। ठीक है, ओके। यहाँ आगे चलते हैं। जिस तरीके से हमने वहां पे प्राइस इंडेक्स पढ़ा, सेम तरीके से यहाँ पे हम क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। बस प्राइस के जगह में क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, वो क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो देखिए लेस्पेयर्स इंडेक्स में जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे क्वांटिटी, और जहाँ पे क्वांटिटी था वहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपन क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, नॉर्मल जैसे वैल्यू हम लेते हैं तो वहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी, और फिर उस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये नॉर्मल जैसे वैल्यू इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हमने ये बेसिक चीज हमने वहाँ पे देख लिया था। ठीक है, सो इसी तरीके से हम वहाँ पे वैल्यू इंडेक्स निकाल सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हो यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब ये काम कहाँ कहाँ आता है, ठीक है, लेकिन देखिए पहले क्या दिया हुआ है, पहले लिमिटेशंस दिया हुआ है। ये काम तो काफी जगह हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, एज द इंडिसेस आर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली फ्रॉम डेलिब्रेट सैंपल्स, चांसेस ऑफ एरर क्रीपिंग इन कैन नॉट ऑलवेज बी अवॉइडेड। हम यहाँ पे सैंपल से ही लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी चीजें अगर हम यहाँ पे सैंपल से लेंगे तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर होने का चांसेस तो होगा ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजें सैंपल से ले रहे हैं ना, यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होने का चांसेस तो होगा ही होगा। ठीक है, since index numbers are based on some selected items, they simply depict the broad trend and not the real picture. एक्चुअल पिक्चर नहीं बताता है, ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड ही बताता है कि मोस्टली क्या चल रहा है। ठीक है, मोस्टली क्या जरूरी है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर वहाँ पे अलग भी हो सकता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडेक्स हमारा इतना बढ़ गया, निफ्टी इंडेक्स इतना बढ़ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स के प्राइस बढ़े हो। ठीक है, वहाँ पे जरूरी नहीं होता सारे शेयर्स के प्राइस बढ़े हो। काफी सारे शेयर्स बहुत बुरी तरीके से गिर गए होंगे, काफी सारे शेयर्स बहुत बुरी तरीके से गिर गए होंगे, काफी ज्यादा लॉस भी हुआ होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे सिंस मेनी मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, द रिजल्ट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज एंड एट दिस टाइम्स क्रिएट कंफ्यूजन। अब वहाँ पे बहुत सारे महानुभाव आ गए जिन्होंने अपने अलग अलग मेथड बता दिए, तो किसका यूज करें ये हमारे लिए समस्या है। ठीक है, In spite of its limitation, index number are useful in following areas. लेकिन लिमिटेशन होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम तो है ही इसका। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में काम आता है, जहाँ पे हम वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में काम आता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम वहाँ पे डिसीजन हमको लेने में काम आता है। They reveal trends and tendencies in making important conclusions. ठीक है, अब अगर हमको निफ्टी इंडेक्स हमको अगर पता ही नहीं है ग्रो कर रहा है कि यहाँ पे गिर रहा है, अगर हमको इंडेक्स ही नहीं पता तो हम वहाँ पे हम वहाँ पे ट्रेंड नहीं निकाल सकते। जो भले ही ब्रॉडर ट्रेंड निकाल रहा है, लेकिन हम वहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड निकालने के लिए भी वो सारी चीजें काम आती है। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे क्या हो सकता है वो फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मतलब जैसे इन्फ्लेशन होता है तो रेट बढ़ता है। ठीक है, डिफ्लेटिंग होगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा प्राइस। ठीक है, दे आर यूज टू एडजस्ट द ओरिजिनल डाटा फॉर प्राइस चेंज एंड दस ट्रांसफॉर्म नॉर्मल नॉमिनल वेजेस इनटू रियल वेजेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ ओवर अ कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ गिवन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना है तो उसके लिए भी यहाँ पे काम आता है। जैसे ओवर अ गिवन पीरियड अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना था उसके लिए भी यहाँ पे काम आता है। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना है। ठीक है, डिफ्लेटेड वैल्यू मतलब पहले का क्या प्राइस था। ठीक है, पहले का क्या प्राइस था, अगर हमको यहाँ पे पहले का जो प्राइस निकालना है, जैसे रियल जो प्राइस था, ठीक है, अगर हमको वो निकालना है तो यहाँ पे ये डिफ्लेटेड वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, डिफ्लेटेड वैल्यू वाला। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम यहाँ पे 2010 2020, 2010 नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ खाली एक ही साल लेते हैं, 2020 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ले लेंगे, यहाँ पे इंडेक्स ले लेंगे पहले। ठीक है,
यहाँ पे हम 2020 में यहाँ पे इंडेक्स ले लेंगे और यहाँ पे प्राइस ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का इंडेक्स है यहाँ पे 140, उसका प्राइस समझ लो है यहाँ पे 100 रुपीज़। किसी चीज़ का इंडेक्स है यहाँ पे 160, तो यहाँ पे अगर उसका प्राइस है यहाँ पे 120। ठीक है, अगर किसी चीज़ का इंडेक्स है यहाँ पे 180, उसका प्राइस है 130। ठीक है, सो अब हमको अगर जैसे डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना है, मतलब हमको जैसे जो करंट जो प्राइस है वो निकालना है। ठीक है, इसको नॉर्मली करंट प्राइस बोला जाएगा। ठीक है, क्या है, ये अपना फ्यूचर का प्राइस हो सकता है। ठीक है, सो आप अगर डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 100/140 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया अपने पास 71.43। ठीक है, ये अपना आ गया करंट प्राइस। तो उस हिसाब से हम अगर यहाँ पे 120/160 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 75। ठीक है, यहाँ पे 130/180, 130/180 इसका अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 72.2। ठीक है, सो ये अपना आ गया डिफ्लेटेड वैल्यू। ठीक है, ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए 7499 जीएनपी एट करंट प्राइस और रियल जीएनपी, तो यहाँ 7499 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 113.1, अगर हम इसको कर दिए यहाँ पे इंटू 100 करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है 6630। ठीक है, तो यहाँ पे करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, डिफ्लेटेड वैल्यू करंट ईयर, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। और ये अपना करंट प्राइस नहीं है, ये अपना रियल प्राइस है। ओके, करंट तो अपना ये है, तो अपना ये रियल प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, डिफ्लेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे अगर ये डिफ्लेटेड वैल्यू लेना है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको एक्चुअल प्राइस निकल सकता है, नहीं तो वहाँ पे सिर्फ खाली प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पे करंट ईयर इज इक्वल्स टू करंट ईयर करंट वैल्यू इनटू बेस प्राइस अपॉन करंट प्राइस, ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं। ठीक है, या तो इसको करंट वैल्यू इनटू करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस, या तो इसको ले सकते हैं और करंट वैल्यू इनटू बेस प्राइस अपॉन करंट प्राइस। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ शिफ्टिंग यानी स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, तो ये वाला क्या केस है, ये वाला क्या केस है, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ये वाला क्या केस है, सपोज हमको यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ईयर 2000 का 100। ठीक है, ईयर 2000 का हमको यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है 100। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमको अगर ईयर 2000 का इंडेक्स दिया हुआ है 100। ठीक है, 2005 का अगर इंडेक्स है यहाँ पे 2005 का इंडेक्स ले लेते हैं 140। ठीक है, 2010 का इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ पे 175। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है सॉरी, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर सपोज यहाँ पे 2010 का अगर मैं इसको ले लेता हूँ बेस ईयर, मैं बोलूँगा कि मुझे 2010 चाहिए, मुझे बेस ईयर। अगर मुझे 2010 बेस ईयर चाहिए तो इसका जो यहाँ पे इसका इंडेक्स हो जाएगा 100। ठीक है, इसका इंडेक्स हो जाएगा 100, तो अब मेरे को इसका इंडेक्स यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2005 का अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड जाता हूँ तो यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 100 अपॉन ये 140 कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 100 अपॉन ये 140 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 अपॉन ये 140 करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ जा रहा है 71.42। ठीक है, क्या आ जाएगा 71.42। ठीक है, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पीछे ले गए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पीछे ले गए,
तो यहाँ पे एक शायद मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे इसको ले लेंगे हम यहाँ पे 100/175। हम यहाँ पे इसको बेस ईयर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 170/175 लिया जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे 170/175 लिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100/175, तो ये आ गया 57.14। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 57.14। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 140/175, तो ये आ गया अपने पास 80। ठीक है, ये आ गया 57, ये आ गया 80 और ये आ गया फिर 100। मैंने क्या किया, बेस ईयर चेंज कर दिया। पहले केस में बेस ईयर ये था 2000, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेस ईयर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही बेस ईयर यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी चेंज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स क्या था, 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। तो जैसे इस केस में यहाँ पे कहाँ शिफ्ट किया गया, यहाँ पे 1990 में शिफ्ट किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स कितना था, यहाँ पे 100 अपॉन ये 140, इसको करके देखेंगे 100/140 इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया अपना 71.4 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये आ गया अपना 71.4। हम यहाँ पे क्या कर दिए, हमने यहाँ पे बेस ईयर यहाँ पे चेंज कर दिया। तो बेस ईयर चेंज किया था तो ये 100 के बराबर है, तो ये अपना कम होते जाएगा। ठीक है, ये अपना कम होगा तभी तो ये 100 के बराबर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे शिफ्टेड बेस इंडेक्स, शिफ्टेड बेस इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट इंडेक्स अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट इज शिफ्टेड, इट इज शिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये अपना आ गया शिफ्टेड बेस इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस रिफर्स टू टू टेक्निकल पॉइंट्स, हाउ द बेस पीरियड ऑफ अ इंडेक्स में बी शिफ्टेड, हाउ टू इंडेक्स कवरिंग डिफरेंट बेसेस में बी कंबाइंड इनटू सिंगल सीरीज। Splicing two sets of price index covering different periods of time is usually required when there is a major change in the quantity weights। जब बहुत ज़्यादा, जब क्वांटिटी वेट्स में जब बहुत ज़्यादा जब चेंजेज आ जाता है तब हमको यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे बेस इंडेक्स हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात की तो पहले कुछ 1984 1983 ऐसा कुछ था। ठीक है, वो अपने को बेस ईयर लिया गया था, लेकिन उसके बाद अभी कुछ साल पहले फिर यहाँ पे बेस ईयर चेंज कर दिया गया, बेस ईयर ले लिया गया 2000 2001 ले लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बेस ईयर ले लिया गया 2001। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, एडिक्वेट है कि नहीं वो अपन कैसे टेस्ट करेंगे। तो यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट में ये क्या है, यूनिट फ्री होना चाहिए। ठीक है, यूनिट टेस्ट क्या बोलता है कि ये चीज यूनिट फ्री होना चाहिए। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में क्या होता है, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या बोलता है, यूनिट टेस्ट इट शुड बी यूनिट फ्री। ठीक है, इट शुड बी यूनिट फ्री। तो यहाँ पे रिलेटिव मेथड ही आता है। ठीक है, इट शुड बी यूनिट फ्री। तो यहाँ पे जो रिलेटिव मेथड्स है वो ये टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो रिलेटिव मेथड्स है वो ये टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। दिस टेस्ट रिक्वायर द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच फॉर विद द प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड, जिसके लिए प्राइस और क्वांटिटी कोट किया गया है। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। मतलब जो हमने यहाँ पे प्राइस जो 01 लिया गया है वो अपना प्राइस यहाँ पे 10 होना चाहिए। ठीक है, तब हम यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे P01 ले रहे हैं
ठीक है। लास्ट पेयर्स इंडेक्स में अगर हम यहाँ पे लेते हैं P01 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन P n Q0, ठीक है, अपॉन यहाँ पे समेशन यहाँ पे P0 Q0, ठीक है। यहाँ पे ये अपना P01 वाले केस में, ठीक है, P01 वाले केस में अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ P10 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन Pn और यहाँ पे आ जाएगा Qn ले गए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा समेशन P1, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा समेशन ये Q0, ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये Q1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये P1 और यहाँ पे ये P1, यहाँ पे भी आ जाएगा ये P1, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे P0 और यहाँ पे आ जाएगा Q1, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया P10। हमने क्या किया, 1 को बेस ईयर ले लिया और फिर 0 को करंट ईयर ले लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 को बेस ईयर ले लिया और 0 को यहाँ पे करंट ईयर ले लिया। तो यहाँ पे अगर 0 को करंट ईयर ले लेंगे तो यहाँ पे भी शायद 0 आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए 1, ओके। यहाँ पे ये इस तरीके से आना चाहिए। तो ये अपना क्या है, ये अपना सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ये अपना टाइम सीरीज सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, यू विल नोटिस दैट लास्ट पेयर्स मेथड एंड पास्ट पेयर्स मेथड डू नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट बट फिशर्स आइडियल फार्मूला डस, ठीक है। फिशर आइडियल फार्मूला यहाँ पे ये चीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. This test provides the formula for calculating the index number should be such that two ratios, the current on the base and the base on the current, ठीक है, base on the current should multiply into unity. दोनों रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो अपना यूनिटी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे ये आना चाहिए, आ जाएगा P01 और मल्टीप्लाइड बाय P10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे अपने को फॉर्मूले को सेटिस्फाई करके भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे P0Q1 और यहाँ पे P1Q1, पहले हम गलत लिख रहे थे लेकिन बाद में हमने उसको करेक्ट कर लिया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी, वही चीज़ पास्ट केस में भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे फिशर्स इंडेक्स लेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए फिशर्स इंडेक्स में यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, P1Q0 और यहाँ पे P0Q0 और यहाँ P1Q1 P0Q1, यहाँ पे दोनों को ले लिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उल्टा कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे उल्टा कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे समेशन P1Q0 और यहाँ पे ये समेशन P1Q0, ये दोनों सेम है तो ये दोनों ये अपने कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समेशन P1Q1 और ये अपना P1Q1, तो ये भी अपना कट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना P0Q1 और ये P0Q1 ये भी कट हो जाएगा, ये P0Q0 ये P0Q0 ये सारे कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ क्या बचता है, 1, ओके। यहाँ पे अपने पास सिर्फ क्या बचता है, 1। तो यहाँ पे ये अपना फिशर्स इंडेक्स ये अपना सेटिस्फाई करता है, ओके। यहाँ पे ये फिशर्स इंडेक्स अपना सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आते हैं ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे। ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट थर्ड वाला है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, अब ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोल रहा है, अगर हमने यहाँ पे प्राइस का निकाल लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्वांटिटी का निकाल लिया तो वो अपने वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, हम यहाँ पे जो प्राइस का इंडेक्स निकाल रहे हैं और क्वांटिटी का इंडेक्स निकाल रहे हैं वो हमारे वैल्यू के इंडेक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये होता है अपना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। दिस होल्ड्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। ये आता है शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, दैट इज समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0। तो इसमें भी सिर्फ फिशर्स ही काम आते हैं, ठीक है। जो फिशर्स ने जो मेथड जो लगाया यहाँ पे सिर्फ वो फिशर्स ही काम आएंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया P1Q0 और यहाँ पे Q0P1, तो ये Q0P1 और ये P1Q0 दोनों सेम होगा,
ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके अगर समेशन करेंगे तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P1 Q1, यहाँ पे Q1 P0 और यहाँ पे P0 Q1, तो ये भी अपना कट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? अब यहाँ पे अपने पास कुछ नहीं हो सकता, तो क्या बचा, समेशन P1 Q1 और यहाँ समेशन P0 Q0। यहाँ पे क्या बचा, Q1 P1, तो इसको P1 Q1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q0 P0, इसको P0 Q0 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका रूट लिया गया तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे ये वैल्यू, अब जैसे फिशर्स वाला सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर सेम आ रहा है तो अपना फिशर्स इंडेक्स उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई करता ही है। ठीक है, ओके। Thus Fisher index satisfy the factor reversal test because Fisher's index satisfy both the test. It is called an ideal index number. ठीक है, लास्ट टेस्ट में आ जाते हैं सर्कुलर टेस्ट में। इट इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। जब हमको बेस जब शिफ्ट करना है तब यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द 1970 इंडेक्स विद बेस 1965 is 200 and 1965 इंडेक्स विद बेस 1960 is 150, then the index 1970 and base 1960 will be 300। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1965 का 1960 से कंपैरिजन करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 1965 अपॉन ये 1960 होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा 1970 अपॉन यहाँ पे 1965 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमको चाहिए अगर 1970 अपॉन यहाँ पे 1960 चाहिए अगर हमको यहाँ पे। ठीक है, सो हमको यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, जो इन दोनों का जो इंडेक्स का जैसे मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे अगर इनका इन दोनों का अगर ऐसे इंडेक्स निकाले मल्टीप्लिकेशन करके 200 इंटू 150 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आना चाहिए 300। अगर वो उस तरीके से अगर आ रहा है तो फिर ये अपना, ठीक है, ये अपना सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके। दिस टेस्ट इज नॉट मेड बाय लास्पेयर्स और पास्चेस और फिशर्स आइडेंटिटी। द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड द वेटेड एवरेज, यहाँ पे simple geometric mean of price relatives and the weighted average with fixed weight meet this weight। ठीक है, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए ये टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपल जो निफ्टी सेंसेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हम पहले ही जो यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने को कुछ भी आ सकता है। जो सारी चीज़ें बुक में दी हुई है उसमें से कुछ भी आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं आएगा और वो नहीं आएगा। ठीक है, आने को यहाँ पे कुछ भी आ सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये कुछ इंडेक्स दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे आज इंडेक्स नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे सारे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे फिर यहाँ पे पूरा हमारा यहाँ सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे क्लासेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। ठीक है, और अगर आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को जैसे लाइव बैचेस अगर मुझे मेरे अटेंड करने हैं, अगर आप लोग को हमें लाइव बैचेस चाहिए तो फिर आप मुझे वहाँ पे जो हमारी मेल आईडी है आप उसमें मुझे इंक्वायरी भेज सकते हैं। ठीक है, अपना नाम और डिटेल्स के साथ। ठीक है, और आप फिर कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं, आप सितंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप उस हिसाब से आप हमें यहाँ पे इंक्वायरी भेज सकते हैं। ठीक है, सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।